सद्दाम हुसैन की मौत के बाद Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर ऐसा था जिसने सद्दाम हुसैन के लिए आवाज उठाई, जिसका नाम था मुअम्मर कद्दाफी। Mad dog of the Middle East. जिसने अरब बादशाहों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर अब भी हमने अमेरिका को नहीं रोका तो अगली बारी हमारी होगी। जिस पर सारे अरब बादशाह उस पर हंस रहे थे, लेकिन कद्दाफी की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर कद्दाफी announced the death of Muammar Gaddafi. लेकिन आखिर कद्दाफी में इतनी हिम्मत आई कहां से? कद्दाफी के मुल्क लीबिया को आज से 1400 साल पहले हजरत उमर की खिलाफत में मुसलमानों की फौज ने फतह किया था, और हजरत उमर ने लीबिया को ऐसा फतह किया था कि अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से लीबिया नहीं छीन सका। लेकिन आखिर उस्मानिया खिलाफत के आखिरी सालों में इटली ने मुसलमानों से लीबिया छीन लिया, जिसके बाद लीबिया के मुसलमानों और इटालियंस के दरमियान आजादी की जंग कई सालों तक चलती रही, जिसमें लीबिया के मुसलमानों के लीडर का नाम था उमर मुख्तार, जिसके बाद उमर मुख्तार को तो फांसी दे दी गई। Omar Mukhtar is dead by hanging. लेकिन इसी उमर मुख्तार के फौज में एक बहुत ही गरीब सिपाही था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, इस गरीब सिपाही के झोंपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मुअम्मर कद्दाफी। कद्दाफी का बाप उसे बचपन से उमर मुख्तार की बहादुरी की कहानियां सुनाया करता था, जिससे कद्दाफी को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। और जब कद्दाफी की एज सिर्फ 9 साल थी, लीबिया को उसकी आजादी मिली। लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की आजादी थी। दुनिया के सुपर पावर्स ने मिलकर लीबिया में अपना पपेट बादशाह बिठाया था। आजादी मिलने के बाद भी लीबिया दुनिया के सबसे गरीब और बैकवर्ड इलाकों में था, लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि लीबिया में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई। अचानक लिबियंस दुनिया के सबसे गरीब लोगों से दुनिया के सबसे अमीर लोग बनने लगे। एक आम लिबियन जो अब तक सिर्फ $30 कमाता था, कुछ ही सालों में $2000 कमाने लगा। लेकिन एक पपेट बादशाह होने की वजह से उसने लीबिया के सारे तेल का कंट्रोल अंग्रेजों के हवाले किया था, जिससे लीबिया की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी थी। इसीलिए लीबिया की आवाम अपने बादशाह के खिलाफ बगावत करने लगी, जिनमें एक यंग ऑफिसर कद्दाफी भी शामिल था। लेकिन इस छोटी मोटी बगावत से लीबिया के बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। लीबिया के बादशाह को असल धचका तब मिला जब एक बार फिर इजराइल और अरबों की जंग शुरू हुई, जिसमें ऑलमोस्ट सारे अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सिर्फ लीबिया का बादशाह एक पपेट होने की वजह से बिल्कुल खामोशी से छुप कर बैठा था, जिसके बाद सिर्फ 6 दिनों में बड़े बड़े अरब कंट्रीज इजराइल से बेशर्मी से हार गए, जिसे देखकर लीबिया की आवाम इस सब का ब्लेम सीधा अपने बादशाह पर डालने लगी, और बादशाह के खिलाफ बगावत इतनी बढ़ गई कि आखिर वो लीबिया को छोड़कर फरार हो गया। और यहाँ से लीबिया में एक खतरनाक रेस शुरू हुई कि कौन लीबिया का तख्त संभालेगा। एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया लीबिया के आर्मी चीफ की तरफ देख रही थी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लीबिया की आर्मी ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। आर्मी ने लीबिया के सारे एयरपोर्ट्स, रेडियो स्टेशन, हर चीज पर सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर कब्जा कर लिया। और अब सब इंतजार कर रहे थे कि कब आर्मी चीफ आकर लीबिया के कौम से खिताब करेंगे। जैसे ही रेडियो पर स्पीच शुरू हुई, लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो आर्मी चीफ है ही नहीं, बल्कि आर्मी चीफ को तो इस सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। असल में ये सारी बगावत सिर्फ 27 साल के लड़के कैप्टन कद्दाफी ने अपने कुछ फौजी दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इस तरह कद्दाफी एक ही दिन में फौज के एक आम से कैप्टन से सिर्फ 27 साल की एज में पूरी फौज का आर्मी चीफ बना। कद्दाफी ने अपनी पहली स्पीच में मार्शल लॉ का ऐलान सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। सॉरी, ये वाला मार्शल लॉ नहीं, ये वाला। मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कद्दाफी ने आते ही सबसे पहले
लिबिया के अंदर सारे अमेरिका के फौजियों को फुल स्पीड बाहर निकलने का हुक्म दिया। लिबिया के ऑयल पर कब्जा करने वाले सारे अंग्रेजों को भी बाहर निकाल दिया और लिबिया की सारी ऑयल को पहली बार अपने कंट्रोल में लिया। नाउ जैसे ही गद्दाफी लिबिया का लीडर बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई। Will you make any attempt to जिसमें गद्दाफी ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इवन उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ एक लेटर लिखा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके एक बहुत बड़ी ज्यादती की है, जिसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और गद्दाफी एक दूसरे के क्लोज दोस्त बने और इवन गद्दाफी ने एक बार पाकिस्तान आकर OIC की कॉन्फ्रेंस में पहली बार यह ऐलान किया कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर ताकत होनी चाहिए। और यहां से पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान एक सीक्रेट प्लान शुरू हुआ, जिसमें लिबिया के साइंटिस्ट पाकिस्तान के साइंटिस्ट से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीदने लगे। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा अरसा चली नहीं, क्योंकि इस सब के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लगा। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। There were 7 judges, and it is entirely up to them. और पाकिस्तान के नए लीडर जियाउल हक ने आते ही रहमान लिबिया के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए और लिबिया के साथ सारी न्यूक्लियर डील्स बंद कर दी। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आया कि गद्दाफी ने सारे पाकिस्तानियों को लिबिया से जबरदस्ती निकालने का हुक्म दिया। इस तरह जनरल जियाउल हक के आने के बाद गद्दाफी ने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहली बार गद्दाफी से मिलने लिबिया भी गए। इंडिया ने गद्दाफी को बहुत इज्जत दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब गद्दाफी कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से। क्योंकि जैसे ही गद्दाफी लिबिया का लीडर बना, दुनिया में पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, अरब इजराइल जंग, Egypt and Syria launch an all-out war against Israel. जिसमें अरब कंट्रीज ने मिलकर अचानक इजराइल पर सरप्राइज हमला किया। लेकिन एक बार फिर सारी अरब कंट्रीज बुरी तरह हार गई, जिसके बाद गद्दाफी ने अरब लीडर से क्लियरली कहा कि इजराइल को हराना इम्पॉसिबल है जब तक उसके साथ अमेरिका की ताकत हो, और जब तक हम अमेरिका को सबक नहीं सिखाएंगे हम इजराइल को हरा नहीं सकते। और गद्दाफी को पता था अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, ऑयल। तो गद्दाफी ने सऊदी बादशाह शाह फैसल के साथ मिलकर अमेरिका को तेल बेचने पर पाबंदी लगा, जिससे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस आसमान तक चली गई। गद्दाफी ने इस नए पैसे को यूज करके लिबिया को एक रिच और मॉडर्न कंट्री बनाना शुरू किया। हर वो लिबियन जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, उसे फ्री में अपना नया घर दिया गया। और अगर कोई लिबियन अपने लिए गाड़ी लेना चाहता था तो उस गाड़ी के आधे पैसे गद्दाफी की हुकूमत देती थी। और लिबिया में जो भी यंग लड़का शादी करना चाहे उसे ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, गद्दाफी ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। दुनिया में मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही थी, द मैसेज, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनाई जाने वाली सबसे बड़ी फिल्म थी। लेकिन मसला यह था कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक मुल्क ये फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस फिल्म के बनने के खिलाफ थे। लेकिन गद्दाफी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने इस फिल्म के डायरेक्टर को अपने पास लिबिया बुलाया और उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और लिबिया में ये फिल्म बनाने का हुक्म दिया। इस फिल्म के लिए गद्दाफी के दिए हुए पैसों से लिबिया में बड़े बड़े सेट्स बनाए गए। और जब इस फिल्म में जंगे बदर और जंगे ओहद शूट करने का टाइम आया, तो इस फिल्म के डायरेक्टर को जंग के सीन्स शूट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, जिसके लिए गद्दाफी ने अपने ही फौज के लोग भेजकर ये फिल्म कंप्लीट करा। इस सब से गद्दाफी अरब और मुसलमान दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था। लेकिन अब भी अरब दुनिया में एक लीडर ऐसा था जो गद्दाफी से भी बड़ा था, सऊदी अरब का
शाह फैसल। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को शहीद कर दिया गया,